हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है। एंड देन डिस्कस करेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये प्रीवियसली हमारा सेल जब हमने स्ट्रक्चर के स्टडी करी थी तो राइबोसोम रह गया था। ठीक है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वहाँ राइबोसोम्स एसोसिएट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ किसी भी सेल में। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसे आपने कहा है राइबोसोम्स। क्लियर। इनका जो साइज होता है वो साइज होता है इनका 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। और जो राइबोसोम की यूनिट्स होती हैं, तो यूनिट्स में आप बात करोगे जैसे प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है 70s राइबोसोम। ओके। यहाँ इसकी सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। एक बड़ी यूनिट होती है और एक वहाँ छोटी यूनिट प्रेजेंट होती है जिसे आप बोलते हो सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। तो ये क्योंकि यूनिट्स हैं 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, तो एक यूनिट को आप कहोगे 50 और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे आप कहोगे 30। ओके। तो आपने अभी तक देखा राइबोसोम्स एसोसिएटेड होते हैं किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसे आपने कहा है राइबोसोम। बहुत छोटे पार्टिकल्स है तो साइज भी नैनोमीटर में 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। और क्योंकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो ये 70s ऑफ टाइप है। ओके। अब इसका वर्क क्या है? एक्चुअली राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करेगा। ये दो सब यूनिट्स दिख रही हैं, इनके बीच में आके ये कहाँ अटैच होती हैं? ये मैसेंजर आरएनए पे अटैच होती हैं। यहाँ मैसेंजर आरएनए है और ये इस पे आके अटैच हो गई। ये राइबोसोम है। मैसेंजर आरएनए पे यहाँ कोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आपने देखा है ट्रांसफर आरएनए जो है ये क्या करता है? इन कोड्स के लिए जो एंटीकोडोन्स है उसे ढूंढ के लेके आता है। देखा था ऐसी साइट प्रेजेंट थी ट्रांसफर आरएनए में, ये वाली है एंटीकोडोन साइट। तो एंटीकोडोन साइट पे यहाँ 3 साइट्स प्रेजेंट है। ये तीनों साइट्स यहाँ अटैच होती हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज कराती हैं। ठीक है। तो राइबोसोम है, मैसेंजर आरएनए है और ट्रांसफर आरएनए, ये तीनों वर्क करते हैं एक साथ और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। जब several ribosomes when attached with single messenger RNA, तब आप उसे बोलते हो पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए है और यहाँ राइबोसोम आके अटैच हो गए, बहुत सारी यूनिट्स आके अटैच हो गई, तो आपने इसे कहा पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स। ये जो राइबोसोम्स है पॉलीसोम्स के, ये ट्रांसलेट करते हैं किसको? मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में। जैसा कि हमने अभी स्टडी किया कि जो मैसेंजर आरएनए है यहाँ कोड्स प्रेजेंट है, ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडोन लेके आता है और यहाँ इस साइट पे प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के लिए मेथियोनिन है या जितने भी आपके अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, एक के बाद एक अमीनो एसिड आते हैं और अमीनो एसिड की जब चेन बन जाती है तो आप उसे बोलते हो प्रोटीन। क्लियर। अब जो इंक्लूजन बॉडीज है, कुछ और अदर इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट है जहां रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट है। स्टोर्ड, रिजर्व किसे कहते हैं? जो आप एक्स्ट्रा स्टोर करके रखते हो, तो वो क्या है? रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड है। कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, बस छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। इस तरह से छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ये ग्रैन्यूल्स किसके हो सकते हैं? ये ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, ये साइनोफाइसी के ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं या ये ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर बात? तो ये था आपका राइबोसोम। किस तरह से राइबोसोम, जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच हुए मैसेंजर आरएनए पे तो आपने उसे कहा पॉलीराइबोसोम्स या क्लियर पॉलीसोम्स। ये क्वेश्चन पुट हो सकता है। ठीक है। तो काफी इजी है कि राइबोसोम का मैसेंजर आरएनए पे अटैच होना, लेकिन यहाँ नंबर ज्यादा है। ठीक है। तो इसको आपने कहा पॉलीराइबोसोम। एक क्वेश्चन डन। थर्ड बात आती है कि ये जो राइबोसोम्स है इनका वर्क क्या था? कि मैसेंजर आरएनए एज अ टेम्पलेट वर्क करता है और प्रोटीन सिंथेसाइज कराएगा। ओके। तो राइबोसोम में ये इंपॉर्टेंट है। एक थर्ड बात एक और इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70s टाइप ऑफ होता है और वहां जो यूनिट्स हैं आप उसको टोटल नहीं करोगे। ठीक है। ये यूनिट्स बेस्ड होती हैं कि इनका जो डेंसिटी ग्रेडियंट है, तो इसलिए आपने कहा 50s और 30s। ठीक है।
अब नेक्स्ट बात आती है आपकी, ये बात हुई अभी तक की प्रोकैरियोटिक सेल। हमने प्रोकैरियोटिक सेल प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट स्टडी किया था, एक्सेप्ट राइबोसोम। तो आज राइबोसोम भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट्स में आप किसको रखोगे? फर्स्ट पार्ट, यूकैरियोट्स में ऑल प्रोटिस्ट को रखोगे, जितने भी प्रोटिस्ट हैं, प्लांट्स को रखोगे, एनिमल्स को रखोगे, और फंजाई को भी आप यूकैरियोट्स में ही रखोगे। ठीक है, जब आप फंजाई का स्टडी करते हो तो इसको आप स्टडी करते हो बॉटनी में, इट इज अ पार्ट ऑफ बॉटनी। ठीक है, इसको आप जूलॉजी में स्टडी नहीं करते हो, लेकिन ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ओके, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल का एक स्पेसिफिक फीचर है कि यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहां न्यूक्लियस एनवेलप में प्रेजेंट नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वहां न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, और आपको पता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, और क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, जिसको आप बोलते हो जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्लियर? तो न्यूक्लियस में भी क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन नेटवर्क, और ये एक एनवेलप में क्लोज है। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, यहाँ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो लोकोमोटरी भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन होता है जो सेल का स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो क्योंकि सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपने यहाँ कहा है यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वहाँ वैरायटी, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, और साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है जो सेल का स्केलेटन बना रहे हैं। यहाँ जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क यहाँ प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ये स्पीशीज पे डिपेंड करता है, सॉरी, ये स्पीशीज पे डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है। ठीक है, अब क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में आपने रखा है प्लांट सेल को भी और एनिमल सेल को भी, ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है। अब प्लांट सेल को किस तरह आइडेंटिफाई करते हो? प्लांट सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, तो प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे तो आप देखोगे वहां एक सेंट्रल वेक्यूल है, सेंटर का स्पेस में बड़ी सी वेक्यूल दिखाई देती है। ठीक है, तो एक बड़ी सी वेक्यूल अगर सेंट्रल स्पेस में दिखाई दे रही है, दैट मीन्स ये प्लांट सेल है, क्योंकि एनिमल सेल में इतनी बड़ी बड़ी वेक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि एनिमल सेल्स में जैसा कि बात करें लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बैडी, तो ये सब होने के कारण सेंट्रल जो स्पेस है उसको ये कवर नहीं करती सेंट्रल वेक्यूल, छोटी छोटी वेक्यूल्स ऑफ कोर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड है क्रोमोसोम की फॉर्म में, वहां क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये स्पीशीज पे डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है। क्लियर पॉइंट? तो ये डिफरेंस है एक इंपॉर्टेंट। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये याद रख के चलना, जब आप पढ़ोगे सेल डिवीजन तब आप वहां इसकी स्टडी करोगे कि सेंट्रियोल इंपॉर्टेंट होता है सेल डिवीजन के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट थिंग है, देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने अभी देखा था, ये लार्ज सेंट्रल वेक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ सेंट्रल वेक्यूल प्रेजेंट नहीं है, छोटी सी वेक्यूल्स यहाँ जरूर दिखाई दे रही हैं। जहां तक बात आती है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स की, तो आप देख रहे हो गोल्जी एपरेटस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, और ऑफ कोर्स स्मूथ आप पढ़ रहे हो तो आप देखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होती है। स्मूथ इसीलिए कहते हो क्योंकि वहां छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में राइबोसोम अटैच नहीं है, क्योंकि रफ में छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान रखना, जहां राइबोसोम प्रेजेंट है वो प्रोटीन सिंथेसाइज कराएगा। अब आप देख रहे हो, अगर वो राइबोसोम होने के वहां
प्रेजेंट होने के कारण प्रोटीन सिंथेसाइज करा रहा है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिक्रीशन से क्या होगा, ये कराएगा लिपिड सिंथेसाइज। यहाँ लिपिड सिंथेसाइज होंगे। ये आप देख रहे हो एनिमल जो सेल है, यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, बीच में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में यहाँ राइबोसोम, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। प्लांट सेल की स्टडी करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, ये दिखाई दे रहा है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन है एक सेल का दूसरे सेल से जो कनेक्शन है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही होता है। प्लाज्मोडेस्माटा में प्रेजेंट होते हैं ये देखो प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ भी प्रेजेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। ओके, प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, मिडल लैमेला, सेल वॉल, आउटर स्ट्रक्चर। क्योंकि सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल, जो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में हमने डिस्कस किए। अब इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। जब माइक्रोस्कोपी डेवलप हुई, जब यहाँ थोड़ा मैं कहूंगी एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स आए, तो वह तब स्टडी की गई सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, कब की गई, 1950 में स्टडी की गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी की गई कि सेल मेम्ब्रेन, सेल का आउटर स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ और इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, लिपिड भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण, और जो मेजर लिपिड है उसको आप कहोगे लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड। ठीक है, बाय लेयर में प्रेजेंट है, दैट मींस डबल लेयर प्रेजेंट है। ये इस तरह से प्रेजेंट है, ये एक लेयर यहाँ प्रेजेंट है और ये दूसरी लेयर इसके नीचे प्रेजेंट है। ये जो यूनिट्स हैं ये काफी नंबर में प्रेजेंट है। तो ये हो गई बायलेयर, किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर। लिपिड्स लिपिड्स अरेंज्ड होते हैं मेम्ब्रेन में। यहाँ जो पोलर हेड है, पोलर हेड कहाँ होगा, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड प्रेजेंट होता है। और जो इनर एंड दिख रहा है, ये वाला जो एंड दिख रहा है, ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है। तो ये तो वाटर के कांटेक्ट में आ सकता है, लेकिन ये जो पार्ट है ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहता है। ठीक है, इसलिए हम इसे रेड से डिनोट करेंगे, ये है हाइड्रोफोबिक एंड। क्लियर पॉइंट, ये हाइड्रोफोबिक एंड है और ये पोलर हेड्स है जो आउटसाइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, आउटर साइड्स पे पोलर हेड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट थिंग, अब ये जो टेल है इसकी, उसको आपने पोलर कहा है तो आप इसको नॉन पोलर कह सकते हो। ये जो नॉन पोलर टेल है ये मेड अप ऑफ है किससे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स से मेड अप ऑफ है और ये प्रोटेक्ट रहना चाहती है एक्वस एनवायरनमेंट से। जैसा कि हमने डिस्कस किया, हाइड्रोफोबिक है, फोबिक होता है डर, हाइड्रो दैट मींस वाटर पार्टिकल्स के साथ में। ठीक है, तो ये बात हुई उसके पोलर और नॉन पोलर टेल्स की। ये चीज कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूज करती है, इसलिए ध्यान रखना। पोलर हेड्स आउटर साइड होते हैं और नॉन पोलर टेल्स इनर साइड होती है। ये फॉस्फोलिपिड से बने हुए हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस हुए तो सेल मेम्ब्रेन में देखा कि यहाँ कुछ अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तक तो हमने लिपिड्स की बात की थी, अब हम बात करेंगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो प्रोटीन्स की और जो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ ये क्या काम करते हैं या किस तरह फंक्शन करते हैं उसको आप देखोगे। कैसे प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मूव करने में हेल्प करता है किसको, कुछ जैसे आप ग्लूकोज को आप या सोडियम आयंस हैं या वाटर का इंटेक है, जो रेशो है प्रोटीन और लिपिड का वो वेरी करता है। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में प्रोटीन और लिपिड का रेशो डिफरेंट होगा। लेकिन हम अगर एक पर्टिकुलर आरबीसी की बात करें तो प्रॉपर अगर आरबीसी की बात करते हो तो वहाँ प्रोटीन का परसेंट है 50, जैसा कि आपने कहा था अभी लिपिड और प्रोटीन से बनी है, तो इसीलिए हम लिपिड और प्रोटीन का रेशो देख रहे हैं। प्रोटीन
ज्यादा प्रेजेंट है, 50% प्रेजेंट है, और लिपिड कम प्रेजेंट है। लेकिन लिपिड के कारण ही क्या मिलती है, इसको मोबिलिटी मिलती है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन को भी क्लासिफाइड किया है। जो प्रोटीन्स है मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट, जैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है इंटीग्रल, तो वो कहीं ना कहीं एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन में, या कुछ पार्ट बाहर हो सकता है, मोस्टली पार्ट एम्बेडेड है। सेकेंड बात आती है पेरिफेरल। पेरिफेरल वर्ड शो कर रहा है कि पेरिफ्रीज पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, एक इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है और सेकंड प्रेजेंट है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में और पेरिफेरल प्रोटीन ओनली पेरिफ्रीज पे प्रेजेंट है। ठीक है, जैसा कि यहाँ शो हो रहा है, पेरिफेरल प्रोटीन्स on the surface of the membrane and integral protein partially or totally buried in the membrane. Clear point? जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो शुगर मोइटीज, जैसा कि हमने अभी बात करी थी, कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो ये शुगर मोइटीज दिखाई दे रही हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, एम्बेडेड है, बट कुछ पार्ट बाहर है। पेरिफ्री पे निकला हुआ पार्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, जो क्या दिखाई दे रहा है, इतना पार्ट बाहर है। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो क्या है, या तो टोटली है या पार्शियली एम्बेडेड है। कहाँ, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उससे क्या होता है, ये इजीली ट्रांसपोर्ट करा सकता है मटेरियल्स को। ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये दिख रही है बायलेयर, पोलर हेड्स, नॉन पोलर टेल्स, जैसा कि हमने बात किया था लिपिड और प्रोटीन की बायलेयर प्रेजेंट है। तो ये बायलेयर डबल लेयर दिख रही है, इसलिए आपने कहा बायलेयर। अच्छा, इसका एक मॉडल दिया, उस मॉडल को नाम दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड आपको दिख रहा है, फ्लूइड यानी कि वहां लिक्विड प्रेजेंट है, मोज़ेक यहाँ मूव कर सकता है। ये तो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, जो क्या करता है, इनेबल करता है लेटरल जो प्रोटीन्स है उनके मूवमेंट को, उस बायलेयर के बीच में प्रोटीन मूव कर सकता है। और ये जो एबिलिटी है मूवमेंट की, इसको आप कहते हो फ्लूइडिटी। फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसको आप कहते हो फ्लूइडिटी। तो ये जो मूवमेंट है प्रोटीन्स का, लेटरल मूवमेंट क्यों कहा है, क्योंकि ये दो लेयर प्रेजेंट है, बायलेयर, और इनके बीच में से यहाँ से प्रोटीन मूव कर रहा है, तो लेटरल मूवमेंट है ये प्रोटीन का, इसीलिए आपने कहा है इसको फ्लूइडिटी। जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे ये इम्पोर्टेंट क्यों है, सेल की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, जो दो सेल्स के बीच में जंक्शंस हैं उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिक्रेशंस में हेल्प कराएगा, सिक्रेशन इजीली हो पाएगा अगर फ्लूइडिटी प्रेजेंट है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस प्रेजेंट हो एक्चुअली प्रोसेस है जहां किसी चीज को क्या किया जाता है, अंदर एनगल्प किया जाता है, तो इट इज एंडोसाइटोसिस। सेल डिवीजन जब होता है उसके लिए मोबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो मूवमेंट जरूरी है, तो सेल डिवीजन भी इसी कारण हो पाता है कि ये जो नेचर है इसका फ्लूइडिटी का, किसका, प्रोटीन का लिटरल मूवमेंट। मूवमेंट कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है, क्योंकि लिपिड की दो लेयर्स के बीच में हो रहा है, तो आपने कहा है लेटरल मूवमेंट। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है वो ट्रांसपोर्ट, जैसा कि हम अभी बोल रहे थे कि पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है या इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है, इनका फंक्शन, ये मैंने कहा था, ये ट्रांसपोर्ट कराने का वर्क करते हैं। तो देखो, ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा सके। तो मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, जो दोनों साइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ अंदर सेल में प्रेजेंट है, कुछ सेल से बाहर प्रेजेंट है। सेल की इच्छा किसी को हटाने की है, एलिमिनेट करने के लिए जो सेल के लिए हार्मफुल है, और किसी पार्टिकल्स को अंदर लेना चाहती है सेल कि वो उसको ग्रोथ के लिए जरूरी है। अच्छा, अब आप यहाँ देखोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें कभी भी एनर्जी की नीड नहीं होती है, और जब आप पढ़ते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो उसमें एनर्जी की नीड होती है, और एनर्जी मिलेगी सिर्फ एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सेकेंड जो डिफरेंस है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट होता है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है। जैसे कि कोई भी
आप पार्टिकल की बात करोगे, कोई भी सॉल्यूट की बात करोगे, तो वो कहाँ मूव करेगा? वो करेगा हायर, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट मूव करना होता है तो ये भी ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो मूव करते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन सिंपल डिफ्यूजन से। जैसा कि बात कर रहे थे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो जब सिंपल डिफ्यूजन से करेंगे तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। जैसे वाटर मूव कर रहा है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो वाटर का मूवमेंट है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको कहते हो ऑस्मोसिस। क्लियर? जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो पोटैटो वाला और ग्रेप्स वाले, तो आप वहां पढ़ते हो ऑस्मोसिस को। तो water का movement, water moves from higher concentration to lower concentration. This process is termed as osmosis. Clear? और concentration along the concentration gradient, that means higher concentration to lower concentration. और ये होगा आपका passive transport, क्योंकि along the concentration gradient है। लेकिन अगर ये along the concentration gradient नहीं है तो वो होगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां आपको आप ऑपोजिट काम कर रहे हो तो आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में आएगी आपके पास? एटीपी के फॉर्म में, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर थिंग? as the polar molecules cannot pass through the, अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो नॉन पोलर लिपिड लेयर से कैसे पास हो? तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है आपको कुछ कैरियर प्रोटीन्स की, आपको कुछ हेल्पर्स चाहिए। और वो हेल्पर्स कौन है? इस लिपिड की बाइलेयर में प्रोटीन प्रेजेंट है, पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है और इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है। उसकी आपको अब हेल्प चाहिए, क्योंकि लिपिड की जो नॉन पोलर लेयर है उसको क्या है? फोबिया है, वो पास नहीं होने देना चाहती है। तो अब आप यहाँ हेल्प ले रहे हो कैरियर प्रोटीन्स की, तो कैरियर प्रोटीन्स आपको हेल्प करते हैं किसी भी इस तरह के ट्रांसपोर्ट में। कुछ फ्यू आयंस या मॉलिक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन वो कैसे हो रहे हैं? कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस, वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, दैट मींस अब वो मूव कैसे करेंगे? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। पहले से भी वहां अमाउंट ज्यादा है और अभी भी वो वहीं जा रहे हैं। सपोज करो सोडियम अंदर मेम्ब्रेन में ज्यादा है, अभी भी सोडियम और अंदर जाना चाह रहा है सेल के, ठीक है। तो इसको जरूरत पड़ेगी किसकी? पेरिफेरल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो सच अ ट्रांसपोर्ट, इस तरह का ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट है एनर्जी पे, और एटीपी से एनर्जी यूटिलाइज होगी, और इसको आप बोलते हो सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ वर्क करेगा आपका सोडियम पोटेशियम पंप। जैसा कि आपने डिस्कस किया था, 3 सोडियम आयंस अंदर जाते हैं, 2 पोटेशियम आयंस बाहर आते हैं। तो मेम्ब्रेन पे जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट होते हैं। पहले वो पोलर होती है, फिर डीपोलराइज्ड होती है, फिर वो अगेन रीपोलराइज्ड होती है। क्लियर पॉइंट? तो ये आपका खत्म होता है मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।